नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विष कन्या कह दिया। चुनाव प्रचार का दौर था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसी बात बोली जिससे कि पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई। ऐसा लगने लगा कि भाजपा के उस नेता ने ऐसी सच्ची बात कह दी है जिससे कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द मंडराने वाले उनके सारे नेता ऐसे बौखलाहट में एक के बाद एक ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो पुरानी बातें, यादें ताजा हो गई है कि सच में सोनिया गांधी विष कन्या तो नहीं, सच में सोनिया गांधी वैसी महिला तो नहीं जिसकी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए, जो उसका विरोधी हो उसका सफाया कर दे। ऐसा कुछ देखने को मिला है अगर सोनिया गांधी का इतिहास देखेंगे। कांग्रेस में आने और कांग्रेस में आने से पहले दोनों स्थितियों में सोनिया गांधी का इतिहास रहस्यों से पड़ा हुआ है, अटा पड़ा है। इतने सारे रहस्य हैं कि उसे जानने के बाद ऐसा लगेगा कि एक काला जादू करने वाला इंसान या फिर एक ऐसी महिला जिसने राजनीति में आने के बाद भी अपने सियासी विरोधियों का सफाया किया और साथ ही जिसके कारण वो राजनीति में नहीं आ रही थी उसका भी सर्वनाश हो गया। बात की शुरुआत करते हैं 1968 से, जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हुई। उस समय सोनिया गांधी को यह लग रहा था कि राजीव गांधी ऐसा नहीं है कि भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि जब उस समय दोनों की शादी हुई थी राजीव गांधी एक सीधे साधे इंसान थे। राजनीति में इंदिरा गांधी का कब्जा तो था, लेकिन आगे चलते हुए भी सोनिया और राजीव गांधी दोनों के जो शादी के बाद का संबंध रहा, उसके बाद भी नेहरू परिवार यानी इंदिरा गांधी के खानदान में संजय गांधी राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आए। संजय गांधी का राजनीति में बढ़ता कद, सोनिया गांधी को ऐसा लग रहा था कि राजनीति में एंट्री उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी ने कभी यह नहीं माना और यह स्वीकार नहीं किया कि उस समय कि वो भारत की राजनीति में सक्रिय होंगी, क्योंकि राजीव गांधी की स्थिति ही ऐसी थी। जिस तरीके से राजीव गांधी के राजनीति में आने के बाद जब संजय गांधी की मौत हुई और राजीव गांधी उत्तराधिकारी बने, उसके बाद जिस तरीके से मेनका गांधी का कैरियर खत्म हुआ, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जिस तरीके से उन्हें दर बदर की ठोकरें खाते हुए भारतीय जनता पार्टी में सहारा मिली, उसी समय उस समय की स्थिति भी ऐसी ही थी कि अगर राजीव गांधी चाहते भी कि वो राजनीति में आ जाएं तो संजय गांधी का कद इतना बढ़ा हुआ था कि वो राजीव गांधी के साथ उसी तरह का व्यवहार करते जिस तरह का व्यवहार उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों के साथ राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने किया। इसीलिए सोनिया गांधी उस समय तक निश्चिंत थी कि उन्हें राजनीति में नहीं जाना है और इसलिए ये जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने अपने इटली के पासपोर्ट तक नहीं रखवाए, नागरिकता तक नहीं छोड़ी, भारत की नागरिकता भी नहीं ली। उनका प्लान था कि इंदिरा गांधी के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी जो राजीव गांधी को मिलेगी उसको लेकर वो इटली में ही बसने के लिए राजीव गांधी को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन स्थितियां बदली और 1980 में संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। संजय गांधी की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में थी और इसकी जांच भी नहीं हो पाई कि आखिरकार एक प्लेन क्रैश में कैसे संजय गांधी की मौत हुई, और वो भी प्लेन ऐसा जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का था, जो इंदिरा गांधी की राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, उनको दीक्षा दिया करते थे, उनके परिवार से उनका गहरा नाता था। और उस मौत के बाद जो स्थितियां पलटी, बाजी पलटी, ऐसी स्थिति आई कि राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और वो फिर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच भी उनका कंफ्यूजन यानी सोनिया का कंफ्यूजन बरकरार रहा और आखिर में जब राजीव गांधी
प्रधानमंत्री बनने की स्थिति तक पहुंच गए थे। यह पता चल गया कि अब इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी यही होंगे, उनको राजनीतिक दायित्व दिए जाने लगे थे। तो उसके बाद से सोनिया गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनपी और फिर सोनिया गांधी ने 1983 में अपना इटली की नागरिकता को त्याग कर हिंदुस्तान की नागरिकता सिर्फ लेकर रही और यहां तक कि उस समय इन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड तक बनवाया। लेकिन यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो जागृत होना शुरू किया, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनके प्रतिद्वंदी जो पूरी तरीके से परोक्ष थे, सामने में नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रतिद्वंदी जो थे वो संजय गांधी थे, जिनकी आकस्मिक कम उम्र में मौत हो जाती है और सोनिया गांधी के लिए आगे का रास्ता तैयार हो जाता है। उसके बाद राजीव गांधी की बारी आई, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने जो कुछ समय तक भारतीय राजनीति से अपनी दूरी बनाने की कोशिश की, यानी कि कोशिश नहीं कहा जा सकता, ये एक दिखावा छलावा था, उसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ था। क्योंकि राजीव गांधी की मौत के बाद कुछ नेता तो ऐसे थे जो सोनिया गांधी को राजनीति में लाना चाहते थे, कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन एक बड़ा गुट ऐसा था, कई बड़े नेता ऐसे थे, वो चाहते थे कि राजीव गांधी की मौत के बाद नेहरू परिवार से, गांधी परिवार से कांग्रेस मुक्त हो और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और इस दौर से धीरे धीरे उभरते हुए जब सोनिया गांधी को पूरे भारतीय राजनीति की समझ बढ़ी तो फिर से एक बार एक्टिव हुई। लेकिन एक्टिव होने के बाद जिन लोगों ने सोनिया गांधी का विरोध किया वो सियासी तौर पर भी निपट गए और कहीं न कहीं रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत भी हो गई। इसमें से पहला नाम तो राजेश पायलट का था, जो सचिन पायलट के पिता थे। राजेश पायलट को भी राजनीति में राजीव गांधी नहीं लाया था, लेकिन धीरे धीरे राजेश पायलट ने अपनी जमीन तैयार की, बड़े नेता बने, मंत्री बने और जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उस समय उन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए नॉमिनेशन भी दर्ज किया। उस समय शरद पवार भी रेस में शामिल थे और दूसरी तरफ सीताराम केसरी जैसे एक लो प्रोफाइल लीडर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाया गया था। यह सीताराम केसरी को सोनिया गांधी का वरदहस्त प्राप्त था और इसलिए शरद पवार और राजेश पायलट दोनों की हार सुनिश्चित मानी जा रही थी। बाद में हार हुई भी, क्योंकि 10 जनपद में जब से सोनिया गांधी ने कब्जा किया था उस समय से वो राजनीति तो कर रही थी लेकिन बाहर रहकर, उसी तरीके से जो उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी है कि जब ऐसी स्थिति आए तो अपने आप को किसी जिम्मेदारी से मुक्त कर लो। जैसा कि राहुल गांधी लंबे समय तक एक सांसद तो रहे लेकिन कांग्रेस का न अध्यक्ष बने और न ही मनमोहन सिंह की सरकार में कोई भी मंत्रालय की जिम्मेदारी ली, और जब जरूरत पड़ी तो 2019 के चुनाव से पहले अध्यक्ष बने और जब चुनाव हार गए तो फिर से अपने आप को सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया ताकि यह लगे कि इनके बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी आजकल राजनीति में जो सक्रिय हैं उनके बिना कोई भी फैसला लिया जा रहा है? ठीक उसी तरीके से 91 से 97 तक सोनिया गांधी सक्रिय तो थी लेकिन दिखा नहीं रही थी कि वो कैसे सक्रिय हैं। और जब राजेश पायलट और शरद पवार ने उनको चैलेंज किया, क्योंकि सीताराम केसरी उनका ही कैंडिडेट था और इसलिए जब सीताराम केसरी की जीत हुई तो उनकी नजर दोनों के ऊपर पड़ी। लेकिन शरद पवार तो सोनिया गांधी के विरोधी थे और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पकड़ भी अच्छी थी, इसलिए 1999 में उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया। इसलिए वो किसी तरीके से बचे तो रह गए, राजनीति में भी, सियासत में भी, और अब तक वो सक्रिय भी हैं, दोनों के बीच पैचअप भी हो चुका है। लेकिन राजेश पायलट जो कि सोनिया गांधी को चुनौती दिए थे, उन्होंने बाद में यहां तक कहा कि अब अगला चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का हम लड़ेंगे। लेकिन कितने समय तक?
ये जो स्थितियां बदली, उसके बाद राजेश पायलट की रहस्यमय परिस्थितियों में एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो भी 3 साल बाद ही 2000 में उनकी जो मौत हुई है उसके जांच के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट में राजेश पायलट की मौत हो गई। यही तक नहीं, वो राजनीतिक बदले की जो भावना थी वो राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट तक चलती रही, और आज सचिन पायलट जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में, ये भी उन्हीं के अगली पीढ़ी जो ऊपर वाली थी, राजेश पायलट और सोनिया गांधी के बीच चल रहे उस दुश्मनी का नतीजा है। इसके बाद माधवराव सिंधिया के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। हालांकि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरीके से संबंध बढ़े उसी तरीके से संबंध बिखरने की गुंजाइश भी थी, क्योंकि कांग्रेस के ही एक नेता और राजनयिक नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस तरीके से सोनिया और माधवराव सिंधिया का संबंध था, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक दूसरे के नजदीकी नहीं थे। दोनों एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते थे। माधवराव सिंधिया भी सोनिया ही कहा करते थे, लेकिन पार्टी के बैठकों में वो सोनिया जी कह दिया करते थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों बेहतर संबंध वाले हैं, लेकिन अंदर खाने से क्या चल रहा था पता नहीं। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर माधवराव सिंधिया जीवित होते तो अगला पीएम होते, क्योंकि 2002 में और 2004 में ज्यादा समय का अंतर नहीं है। 2004 में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो उससे पहले अगर माधवराव सिंधिया की मौत नहीं होती एरोप्लेन के क्रैश में, तो उस समय तक उनका कद और बढ़ा होता और वो कठपुतली नहीं बन के रह गए होते मनमोहन सिंह की तरह। ये स्थितियां थी कि माधवराव सिंधिया धीरे धीरे कांग्रेस में अपना कद बढ़ा रहे थे, मजबूत हो रहे थे, और वैसी स्थिति में अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कहीं न कहीं माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी के बीच का दरार अंतिम समय में हो गया था, उसी का नतीजा भुगतना पड़ा। अच्छे संबंध ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के बीच भी थे, सोनिया गांधी के बीच भी थे, लेकिन जो बैक स्टैबिंग यानी कि पीठ पर छुरा भोंकने की प्रवृत्ति रही है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, उसी के शिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए। उन्हें अंतिम में कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा और फिर अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री बने हुए हैं। यानी विष कन्या की जो बात थी सोनिया गांधी की, उसमें कुछ न कुछ तो दम है, क्योंकि जितने भी नेता उनके खिलाफ गए हैं वो कहीं न कहीं चाहे तो सियासत से आउट हो गए या फिर जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही एक और नेता थे जितेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद के लिए दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें उनको वोट तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस की सियासत से आउट जरूर हो गए और उनका कोई भी अता पता नहीं रहा कि कांग्रेस में कहीं कोई स्थिति ऐसी है जिसमें जितेंद्र प्रसाद जैसे नेता, जो कि सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, किसी तरीके से टिक पाते। आज शशि थरूर की भी वही स्थिति है और आगे भी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को नहीं बल्कि सोनिया गांधी को चैलेंज किया है और इस चुनाव में खड़गे के खिलाफ खड़ा होकर उन्होंने खड़गे को नहीं बल्कि सोनिया गांधी को चुनौती दी। और आज स्थिति यह है कि शशि थरूर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, केरल में भटक रहे हैं, लेकिन केरल में राहुल गांधी के जो रैलियां होती है, राहुल गांधी की जो सभाएं होती है, उसमें भी वो नजर नहीं आते हैं। मतलब साफ है कि जिसने इस विष कन्या के साथ दुश्मनी ली, जिसने इस विष कन्या को चुनौती दी, वो सियासत से भी गया और उसकी जान भी गई। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है उसमें रहस्य काफी है, सबूत बहुत कम है, लेकिन रहस्यों पर नजर डालना ही पड़ेगा कि क्या सचमुच में जो विष कन्या की बात सोनिया गांधी के लिए कही गई थी उसमें कोई सच्चाई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।